नमस्कार। मैं सरोज कुमारी, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट 3 के पेपर 2 के अंतर्गत टॉपिक आसियान पढ़ रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से दक्षिण पूर्व एशिया संसार के सर्वाधिक विस्फोटक और महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत चीन के दक्षिण में तथा भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में स्थित देश म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंप्यूचिया, वियतनाम, फिलीपींस आदि सम्मिलित होते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद यह क्षेत्र विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है तथा पश्चिम एशिया के समान ही महाशक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस क्षेत्र में 3 आधारभूत परिवर्तन दृष्टिगत हुए। पहला है यूरोपीय प्रभुत्व का क्रमशः अवसान होना। यूरोपीय प्रभुत्व इस क्षेत्र से लगभग समाप्त हो गया। दूसरा है यहाँ के देशों का स्वतंत्र होना। यहाँ के देश थे वो धीरे धीरे आज़ाद हो गए। और तीसरा है चीन के प्रभाव की इस क्षेत्र में वृद्धि होना। चीन ने इस पर प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया। तो चीन का प्रभाव जब बढ़ने लगा तो पश्चिमी ताकतें और विशेष तौर पे अमेरिका ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जो मुख्य बात इस क्षेत्र की रही वह यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीन ने अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारंभ किया और यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए चीन का विरोध करना प्रारंभ किया। तो संपूर्ण विश्व के लिए यह क्षेत्र एक आकर्षण का केंद्र है। प्राकृतिक दृष्टि से प्रचुर भंडार यहाँ मिलता है और विकास के सभी आयाम, विकास के सभी स्थितियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। तो इन राष्ट्रों ने एक संगठन बनाया जिसे आसियान कहा जाता है। आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। इसका गठन 8 अगस्त 1967 को किया गया। इसका केंद्रीय सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना हुई और इसका जो सचिवालय है इंडोनेशिया में है। उसका अध्यक्ष महासचिव होता है। महासचिव का पद प्रति 2 वर्ष के लिए प्रत्येक देश को जाता है। इसकी सदस्य संख्या पहले कम हुआ करती थी। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 10 है, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार एवं कंबोडिया आते हैं। यानी 10 दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का यह संगठन जो है आसियान कहलाता है, जिसका गठन 8 अगस्त 1967 को किया गया। अब देखते हैं इसका स्वरूप एवं उद्देश्य क्या है। इस संगठन के निर्माण का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक
तकनीकी, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में परस्पर सहायता करना तथा सामूहिक सहयोग से विभिन्न साझी समस्याओं का हल ढूंढना है, जो इसके निर्माण के समय आसियान घोषणा में स्पष्ट रूप से लिखित है। यानी लगभग प्रत्येक क्षेत्र में इनका जो है राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी, प्रशासनिक आदि सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करना, एक दूसरे की सहायता करना और इनकी साझी समस्याओं का हल ढूंढना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। जहाँ तक इसके स्वरूप का सवाल है तो आसियान क्षेत्र आर्थिक सहयोग पर बल देने वाला संगठन है। यह सैनिक संगठन नहीं है, यह आर्थिक सहयोग पर विशेष तौर पर बल देने वाला संगठन है। अब देखते हैं आसियान के कार्य एवं भूमिका क्या रही है। आसियान के कार्यों का क्षेत्र काफी व्यापक है। यह आज समस्त राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में कार्यरत है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित स्थायी समिति ने अनेक परियोजनाएं बनाई हैं, जिनका उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रमों को प्रोत्साहन, दवाइयों के निर्माण पर नियंत्रण, शैक्षणिक, खेल, सामाजिक कल्याण एवं राष्ट्रीय व्यवस्था में संयुक्त कार्यप्रणाली को महत्व देना है। जनवरी 1992 में चौथे शिखर सम्मेलन में आसियान ने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की, जिसमें विकासशील और विकसित देशों के बीच कोई भेदभाव न रहे। आसियान देशों ने अपना एक अलग मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव भी रखा। मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव भी रखा। देशों ने उन 15 उत्पादों की सूची भी तैयार कर ली है, जिन्हें मुक्त व्यापार क्षेत्र में रखा जाएगा। इसमें तेल, सीमेंट, रसायन, उर्वरक, प्लास्टिक, लुगदी और रबर का सामान शामिल है। पूंजी बाजार में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देश पूंजी और विशेष संसाधनों की स्वतंत्र आवाजाही प्रोत्साहित करेंगे। आसियान ने कृषि उत्पादन के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी संयुक्त प्रयास करने का निर्णय किया है। दिसंबर 1995 में आयोजित 5वें शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ, जो नेताओं ने वर्ष 2003 तक आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया। आसियान के शिखर सम्मेलन का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय बौद्धिक संपदा से संबंधित समझौता है। इस समझौते से समूह के सदस्य देशों को विश्वास है कि वे विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सफल होंगे तथा साथ ही तकनीक के हस्तांतरण पर भी जोर दे सकेंगे। एक अन्य समझौता नाभिकीय शस्त्रों को रखने, उनका उत्पादन करने अथवा इन्हें प्राप्त करने को प्रतिबंधित रखने के सिलसिले में भी संपन्न हुआ। समझौते के अंतर्गत उत्तर में म्यांमार एवं वियतनाम तथा दक्षिण में
फिलीपींस व इंडोनेशिया तक एक नाभिकीय शस्त्र विहीन क्षेत्र बनाने की व्यवस्था भी सम्मिलित है। आसियान के 9वें शिखर सम्मेलन 7 से 8 दिसंबर 2003 को इंडोनेशिया में जो आयोजित हुआ था, इसमें कॉनकॉर्ड समझौता भी हुआ। 10 देशों के आसियान समूह ने वर्ष 2020 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की राह आसान करने के लिए एक समझौता किया था, जिसको कॉनकॉर्ड समझौता सेकंड कहते हैं। आसियान कॉनकॉर्ड नाम की संधि में नेताओं ने आसियान समुदाय बनाने की अपनी प्रतिबद्धता का ऐलान किया। इस समुदाय में एक आसियान सुरक्षा समुदाय, एक आसियान आर्थिक समुदाय और एक आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय की स्थापना का संकल्प लिया गया। इस संगठन की उपलब्धियां रही हैं, लेकिन इसकी कई आलोचनाएं भी की जाती हैं। क्योंकि इसके कतिपय विद्वान इसको एक मंद भूमिका और निराशाजनक रूप से बढ़ने वाला संगठन बताया है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद आसियान एक असैनिक स्वरूप का संगठन है। आसियान की सदस्यता के द्वार दक्षिण पूर्व एशिया के उन सभी राष्ट्रों के लिए खुले हैं जो इसके उद्देश्य, सिद्धांत तथा परियोजनाओं में विश्वास रखते हैं। आसियान के सदस्य राष्ट्रों की जनता उसको एक ऐसी मशीनरी के रूप में मानती है जो एक देश की जनता को दूसरे देश की जनता से जोड़ती है। आसियान क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के प्रयत्न क्षेत्रीय सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण चरण है। तो आज हमने आसियान के बारे में जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।